हथकड़ियों में बंद आफाक अहमद को कहां ले जाया गया, शहर दहल सा गया। क्या अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम ने आफाक अहमद की हिमायत की है? मुस्तफा अजीजाबादी के बयान के बाद क्या तबसरे शुरू हुए? जज ने किसके पेट की बात की? यह पठान महाजिर झगड़े की साजिश कौन कर रहा है? आफाक अहमद का मुत्तहिदा को जवाब क्या दिया गया? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत तहलका अंगेज दिन रहा आज कराची की तारीख का, बल्कि अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि न सिर्फ तारीखी दिन और रात रहा तो ये गलत नहीं होगा, किसी तौर पर भी गलत नहीं होगा। पूरे शहर में एक हलचल सी मची हुई थी। हम आपको लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, लेकिन मैं इन सब बातों से आगे जो बात आपको बताना चाहता हूं वो बहुत ज्यादा अहम है। गुज़िश्ता रात को हुआ यह था कि जब मैंने प्रोग्राम खत्म किया था उसके बाद आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार करके किस नामालूम जगह पर रखा गया। करीबन कोई 4 घंटे तक, यानी कि 9 बजे के बाद, यानी कि तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये गिरफ्तारी हुई है और 1:30 बजे तक किसी को ये बात मालूम ना हो सकी कि आफाक अहमद साहब महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा को गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया है। इस हवाले से उनके कारकुनान सहाफी डीए संज्ञा लेकर, ये सबूत के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, कोरंगी थाने गए। यहां से कोरंगी थानी यानी कि अवामी थाना जो है, वहां पर एक सबसे बड़ा मसला ये था कि वहां पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद जो आफाक अहमद साहब की अगली एफआईआर थी वो लांडी थाने में थी, वहां सहाफी मुझे, लेकिन आफाक अहमद नहीं। आखिर तलाश का सिलसिला सहाफियों की तरफ से जारी रहा। महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान, महाजिर कौमी मूवमेंट के लीडर्स इस बात को तलाश कर रहे थे कि आखिर आफाक अहमद साहब कहां पर मौजूद हैं। रात गए इस बात को मालूम हुआ कि फिरोजाबाद थाने के अंदर आफाक अहमद साहब है। हैरत अंगेज तौर पर आफाक अहमद साहब की जो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी वो 2 थानों में, यानी कि लांडी और कोरंगी के थानों में दर्ज की गई थी, लेकिन उन्हें रखा गया कहां पर, लाया गया कहां पर? फिरोजाबाद थाने के अंदर। अब मामला यहां से चलता है आगे, 1 2 3 4 5 करते करते कोई सैकड़ों की तादाद में आफाक अहमद साहब के कारकुनान वहां पर जमा होना शुरू हो गए। वहां पर अमन व अमान की सूरत-ए-हाल खराब हो गई। वो रहनुमा खासतौर पर महाजिर कौमी मूवमेंट के जो कई घंटों से खड़े हुए थे, उन्हें इन कारकुनान की आमद के बाद मिलने की इजाजत दी गई और यह कहा गया कि अब आफाक अहमद साहब को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। यहां पर आता है एक टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर एक साहब आते हैं और वो एक तकरीर करते हैं और वो फिर बाद में मालूम होता है कि वो एमक्यूएम के एक रहनुमा के बेटे हैं। खैर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा के एक बेटे हैं। इस पर फिर कभी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस वक्त नुकता ये नहीं है। अब सुबह के वक्त रात गए तक, यानी कि पूरी रात महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान जो फिरोजाबाद थाना है उसके बाहर मौजूद रहे कि कहीं आफाक अहमद साहब को फिर किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल ना कर दिया जाए। सुबह यह बहस चलना शुरू हुई कि आफाक अहमद साहब को कहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि एफआईआर आ चुकी थी और अब ये एफआईआरें 3 थी, एक लांडी में, एक कोरंगी में और एक सुरजानी की एफआईआर थी। जो लांडी और कोरंगी की एफआईआर थी वो बड़ी मज़ाक़ खेज़ एफआईआर है। जरा उस एफआईआर का मतन आप देखिए तो आपको हैरत होगी कि वहां पर जो लोग, उन्होंने कहा कि मैं ड्राइवर हूं, मैंने ये देखा कि कुछ लोग आए, उन्होंने मुझसे गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद वहां पर उस गाड़ी को आग लगाई और आग लगाकर उन्होंने ये कहा कि मुझे आफाक अहमद ने कहा है कि मैं गाड़ी को आग लगाऊं। ये उस एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है। कभी कोई पढ़कर जरा सोचिएगा कि किस तरह की एफआईआर दर्ज होती हैं। अच्छा, फिर हैरत अंगेज तौर पर उसमें जो महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान के सबके नाम लिखे हुए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इस शहर को बड़े गौर से देखा है, आपने इस शहर के तमाम हालात को बड़े ही करीब से देखा है। क्या यहाँ पर जो मकामी ड्राइवर नहीं, और वाकई में वो मकामी ड्राइवर नहीं, उसका एड्रेस ही किसी और शहर का था जिसे उस एफआईआर के अंदर भी दर्ज किया, वो आता है, वो आकर यहाँ पर ये देखता है कि जनाब ये एक शख्स, एक गाड़ी जलाते हैं लोग एक गैर इलाके में, यानी कि ज़ाहिर है उसके लिए तो गैर इलाका है, और वो सबको पहचान लेता है, फला बंदा फला बंदा फला बंदा फला बंदा, जहाँ अगर कोई सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं है, यानी कि कोई सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं है, और फिर वही तरीकेकार, कोई किसी को लंबे का नाम दे दिया जाता है, किसी को काने का नाम दिया जाता है, सबके नाम दर्ज कर दिए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपको समझ में आ रहा है ये एफआईआर का मतलब?
सुबह ये वाकया होता है, दोपहर के वक्त ये एफआईआर दर्ज हो जाती है और इसमें सबके नाम मौजूद है और वो गैर मकामी आदमी सबको बता रहा है कि जनाब किस ने एफआईआर मेरे खिलाफ ये किया है। ये मुमकिन है? नहीं है। चलो खैर। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि जब ये एफआईआर आई तो अब सवाल ये था कि इसके अंदर दफात कौन सी डाली गई है। क्या इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा या फिर इसे एंटी टेररिस्ट कोर्ट यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ले जाया जाएगा। इसमें 370 की दफा डाली गई जिसका मतलब दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी का वाज़ेह मतलब यह था कि उन्हें दहशतगर्दी की अदालत में ले जाया जाएगा। आफाक अहमद साहब के कारकुनान जो वहां पर मौजूद थे फिरोजाबाद थाने में, वहां से ये इत्तला आई कि जनाब 10:30 बजे के करीब आफाक अहमद साहब को वहां पर बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठा कर ले जाया गया। जब आफाक अहमद का काफिला पुलिस की फुल प्रोटोकॉल के अंदर वहां पर आया तो पीछे एमक्यू महाजर कौमी मूवमेंट के कारकुनान मौजूद थे और उसके बाद फिर जब बख्तरबंद अंदर दाखिल होती है तो महाजर कौमी मूवमेंट के कारकुनान वहां पर नारेबाजी शुरू करते हैं। ये मैं आपको सुनवाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। और उसके बाद मामला ये होता है कि उन्हें डायरेक्ट अंदर लेकर जाया जाता है, वहाँ पर गुलपोशी भी करते हैं। आपके पास ही है यार, गाड़ी में जाओगे। मैंने खुद ने देखा कि आफाक अहमद साहब को गाड़ी से जब उतारा जा रहा था तो उनके दोनों हाथों में हथकड़ियां थी। ये मैं फुटेज आपको बराह रास्त दिखा रहा हूं जो सिवाय हमारे किसी और के पास नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर ये फुटेज में नहीं बनाए तो ज़ाहिर, और फिर बाद में बहुत सारे लोग आ चुके थे। लेकिन आफाक अहमद साहब के हाथों में हथकड़ियां डालकर रवाना किया गया। पूरे शहर में ये अफवाहें, ये बातें गर्दिश करने लगी कि जनाब एक तरफ आप डंपर माफिया को 15,000 रुपए की जमानत पर एक दिन के अंदर आप उन्हें रिहा कर देते हैं और दूसरी तरफ जो इस पर बात करता है उसको आप हथकड़ियां पहनाकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लेकर जाते हैं। करीबन कोई 11:15 बजे के बाद आफाक अहमद साहब वहां पर पहुंचते हैं, यानी कि इंतजार। उसके बाद जज साहब आते हैं और जज साहब का इंतजार करते 12:30 बज जाते हैं। 12:30 बजे के बाद जज साहब आते हैं और वो समाअत का आगाज करते हैं। बड़ी अहम समाअत होती है और उस समाअत में कहा जाता है कि जनाब पुलिस ये कहती है कि हमें इनका रिमांड लेना है। पुलिस का ये मुतालबा होता है कि हमें ये रिमांड दिए जाए। जज साहब ये फरमाते हैं कि जनाब आईओ साहब आपको रिमांड क्यों चाहिए? भाई जब आपने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि एक शख्स ने गाड़ी जलाई है तो बस उसने इकरार कर लिया अगर आपकी एफआईआर के मुताबिक, तो उसमें फिर रिमांड बनता नहीं है। तो वो कह रहे नहीं जी जनाब हमें तो हर सूरत में रिमांड चाहिए। अब जो वहाँ पर जो साहब थे SHO साहब, सही है, उनका नाम सलीम उल्लाह कुरैशी था। तो उन्होंने कहा कि भाई ना तुम सलीम हो, ना उल्लाह हो, ना कुरैशी हो, तुम कैसे आदमी हो? तो वो कहता है कि भाई बताओ मैं क्यों दूं? तो वो कहता है मुझे ये 169 पर आप जो है वो इनका रिमांड दे दें। वो कहता है 169 पर रिमांड क्यों दूं? जज साहब गुस्से में आ जाते हैं। जज साहब कहते हैं यार इसको मैं नौकरी से निकलवा दूंगा, ये अपनी नौकरी से खेल रहा है, 169 नहीं चाहिए होता। फिर उनका वकील दरमियान में कुत्ता और कहता है नहीं जी सर वो 167 की बात हो रही है। तो कहते हैं अच्छा सही है। फिर वो आईओ साहब बोलते हैं कुछ, तो आईओ साहब का पेट माशाल्लाह से बहुत बड़ा होता है। तो वो कहते हैं यार तुम कैसे आईओ हो कि तुम्हारा पेट क्यों इतना बड़ा हो रहा है? खैर वो एक जज लाइटर मूड में ये बात कर देते हैं। लेकिन उसके बाद मामला ये आता है कि आफाक अहमद साहब को फिर वहाँ पर बुलाया जाता है और जब आफाक अहमद साहब को कटहरे में बुलाया जाता है तो जज साहब ये फरमाते हैं कि जनाब आपकी बातें मैं सुनता हूँ, आप मुझे जो है वो बहुत आपकी तकरीर और आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपकी कदर नहीं की गई। ये लफ्ज़ जज साहब इस्तेमाल करते हैं। उससे मुकदमा बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है कि जनाब अब मामला आगे बढ़ेगा किस तरह। रिमार्क्स सारे जज साहब के बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जज साहब एफआईआर को पढ़ते हैं, वो कहते हैं जनाब ये वो जो प्रोसिक्यूशन के होते हैं वो कहते हैं जनाब आप एक बार एफआईआर तो पढ़ लें। उसमें ये कहते हैं कि जनाब इनके 2 लोगों को अगवा किया गया। तो फिर जज साहब कहते हैं कि जनाब ऐसा कहाँ हुआ है, मतलब आप क्यों जो है वो, आपको भी मालूम है कि ये मुकदमा किस लिए बनाए जाते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। बहरहाल जज साहब गुस्से में खड़े होते हैं और जज साहब कहते हैं कि भाई इनका रिमांड में नहीं दे रहा, इन्हें मैं जेल कस्टडी कर रहा हूँ। और इन्हें जेल, जबकि जो दूसरी तरफ आफाक अहमद साहब के वकील वहाँ पर मौजूद होते हैं वो ये मुतालबा करते हैं कि जनाब इन्हें इस केस से डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन जज साहब ये कहते हैं कि इन्हें जेल कस्टडी की जाए और आफाक अहमद साहब को हथकड़ियों समेत एक बार फिर जेल भेज दिया जाता है। सन 2011 में 8.5 साल की जेल काटने के बाद आफाक अहमद साहब बाहर आए थे और 14 साल के बाद आफाक अहमद साहब एक बार फिर जेल में हैं।
पूरे शहर में, पूरे सूबे सिंध के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बात कही जा रही है कि आखिर डंपर माफिया को क्यों छूट दी गई और आफाक अहमद साहब ने जो तकरीर की उसकी बेसिस पर उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। दूसरी तरफ जैसे ये मामला होता है तो आफाक अहमद साहब के जो ये डंपर माफिया है वो मुबारकबादें देता है कि वाह क्या काम हो गया कि आफाक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोचने और समझने की बहुत सारी बातें हैं। आखिर आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया? इस तरह की तकारीर, इस तरह के मुजाहरे तो बेतहाशा होते रहते हैं, लेकिन उन लीडरान को गिरफ्तार नहीं किया जाता। सवाल बहुत ज़्यादा अहम है और ज़रा गौर से सोचिएगा, गौर से समझिएगा, फिर मैं इसकी बात तो आगे करता हूँ कि आखिर आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया। ऐसी तकारीर तो बहुत सारे लोग कहते हैं। इमरान खान ने ऐसी हज़ारों तकरीर की है, अली अमीन गंडापुर ऐसी हज़ारों तकरीर करता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐसी हज़ारों तकरीर करते हैं। ये सियासी तकारीर होती है, उन तकारीर की बेसिस पर क्यों गिरफ्तारी होती है? ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो एक रिवाज है कि तकरीरों की बुनियाद पर, तालियां बजाने की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हो जाती हैं और फिर उन जमातों पर पाबंदी भी लग जाती है। ये होता रहा है। अब मसला यही था कि जब इन जमातों पर इस तरीके से पाबंदियां लगती रहती हैं तो उस पर आफाक अहमद साहब ने कई बार तकरीर की है, ख़ास तौर पर MQM लंदन के मुतालिक, अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुतालिक और उनके कारकुनान के मुतालिक या उनके सपोर्टर्स के मुतालिक उन्होंने अक्सर कहा कि इन्हें इसलिए सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये महाजिर नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये किसी और कौमियत से ताल्लुक़ रखते तो शायद उनकी ये गिरफ्तारी नहीं हो पाती। ये बात उन्होंने कई बार कही। उन्होंने ये भी कई बार कहा कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को रिहा नहीं किया जाता है और अल्ताफ़ हुसैन साहब की माफ़ी को कबूल नहीं किया जाता कि शायद इसकी वजह यह है कि वो महाजिर है, जबकि दूसरी तरफ बहुत कुछ कहा जाता है। ज़रा नुक्ते को समझिएगा। मैं किसी बहुत अहम जगह की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं, बहुत अहम नुक्ते पर आपको पहुंचाना चाहता हूं। जरा इसको बात को गौर से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की तकरीरें करते हैं और फिर आपको यह भी समझ में आएगा कि ये मामला किस तरफ से जा रहे हैं। अच्छा, वो हमेशा से ये बात करते रहे। अब हुआ यह कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आफाक अहमद साहब के किसी कदम पर MQM लंदन की तरफ से कोई बयान आया हो। और मैं बड़ी अहम बात आपको बताना चाह रहा हूँ। हुआ यह कि MQM लंदन के जो इस वक्त राब्ता कमेटी के सरबराह हैं, यानी कि मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब की एक ट्वीट आई और वो ट्वीट इंतहाई अहमियत इसलिए अख्तियार कर गई क्योंकि उस ट्वीट के बाद फिर बहुत कुछ हुआ और फिर बहुत कुछ किया हुआ, वो सब मैं आपके सामने पेश करूंगा। ज़रा सा मैं आपको बताता हूँ इनकी ट्वीट क्या है कि कराची में गुज़िश्ता एक माह से 100 से ज़ायद शहरियों को हमेशा डंपर, टैंकर्स और ट्रॉलर्स ने बेदर्दी से कुचल डाला। इस पर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्त हुकूमत सिंध जागी और ना ही उनके मुतासिब वुज़रा और रहनुमाओं ने लब कुशाई की, ना कानून हरकत में आया। फिर वो मजीद ये कहते हैं कि जनाब ना ही इनमें से ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन जब मुश्तइल शहरियों ने 3 ट्रक नजर आतिश किए तो सबको कानून याद आ गया और ज़रा अगर एहतजाज करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराया और उन्हें गिरफ्तार करना दुरुस्त है तो 100 से ज़ायद शहरियों को कुचल कर कत्ल करने पर इन ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए गए, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस ट्वीट को कि जिसमें वो कह रहे कि जनाब आप जो लोग इसको रोक रहे हैं उस पर आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और जो कत्ल कर रहा है उस पर आप मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। उसके बाद ट्वीट्स, मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया और यह कहा जाने लगा कि क्या MQM लंदन यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की राब्ता कमेटी की तरफ से आफाक अहमद साहब की हिमायत की जा रही है ये या नहीं की जा रही। अब बड़ा अहम नुक्ता यह था क्योंकि आफाक अहमद साहब कई बार ये कह चुके हैं क्योंकि महाजिर कम्युनिटी होने की वजह से शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब या उनकी सज़ाओं को माफ़ नहीं किया जा रहा, तो बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट को इस तरीके से लेना शुरू किया कि क्या आफाक अहमद साहब को भी शायद इसीलिए हिमायत में बयान आया है क्योंकि वो भी महाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और भले इख्तलाफात सही हो लेकिन ये गलत हुआ है, तो क्या इसे पहला कतरा समझा जाए या ना समझा जाए। हमने फ़ौरन राब्ता किया। आपको मालूम है कि हम खबर देते हैं और हमेशा खबर देते हैं। हमारी सबसे अहम बात यही कि खबर दी। हमने राब्ता किया बराह रास्त मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब से और हमने पूछा कि क्या इस ट्वीट का मकसद क्या है और क्यों है। उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि इसका मकसद पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। उनका कहना यह था कि ये हमने किसी पर्सन के मुतालिक यानी कि आफाक अहमद साहब हो या किसी और का हो, हमने पर्सन स्पेसिफिक नहीं दिया था, बल्कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि क्यों दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अब आप दोनों तरफ की बातों को देखिए।
अवाक अहमद साहब भी कहते हैं कि भाई हमारा अल्ताफ साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम महाजिर होने के मुतालिक उनके हवाले से ये बात करते हैं। दूसरी तरफ उस नाइंसाफ़ी पर हम बात करते हैं। दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आता है कि जनाब हमारा उनसे हमने पर्सन स्पेसिफिक नहीं दिया है, वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, पर्सन स्पेसिफिक नहीं दिया है। ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेंगे, खबर दे रहा हूँ आपको, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है महाजिर कम्युनिटी है, तो अब बहुत सारे लोग इसे पहला खतरा समझ रहे हैं। अब समझिए या ना समझिए, लेकिन मैंने आपको उसकी पूरी खबर दे दी है। अब एक और खबर का सिलसिला शुरू होता है, और वो होता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये करारदाद और ये बातें शुरू होती है कि डंपर्स माफिया का ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, ये महाजिर और पठान फसाद करवाने की कोशिश की जा रही है। आफाक अहमद साहब ने इस हवाले से क्या कहा, पहले ये सुनते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कोई गलत मुतालबा नहीं किया था। मैंने मुतालबा किया था कि जो लोग जाँ बाग हुए हैं उनके लवाहिदीन की माली मदद होनी चाहिए और उनके ऐलान होना चाहिए। देखिए, जो लोग जाँ बाग हुए वो सारे के सारे महाजिर नहीं थे, लेकिन मैंने इस शहर के तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई थी। इस शहर में जो लोग जाँ बाग हुए उनमें पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं। फैसलाबाद से 4 बच्चों का ग्रुप यहाँ पर कराची घूमने के लिए आया था, वो उस टैंकर की जद में आकर जो है वो जाँ बाग हुए। तो मैंने तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई थी, और मुझे पहले भी मैंने कहा था कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं जहां ज्यादती हो, जहां नाइंसाफी हो, मेरी दरखास्त ये थी कि भाई इन टैंकर्स को, इन जो बड़े डंपर लोडर्स हैं, हैवी ट्रैफिक है, उसको जो 6 बजे से 11 बजे तक का या 11 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है, उसके अलावा ना आने दिया जाए। अच्छा, आज एक एमक्यूएम की जानिब से कहा गया है कि महाजिर पख्तून साजिश कराने की कोशिश की जा रही है। हफीजुद्दीन साहब ने इस हवाले से करारदाद जमा करा रहे हैं। ये डंपर माफिया की आड़ में महाजिर पख्तून फसाद कराने की कोशिश की जा रही है। नाजमाबाद में देखो, जो एमक्यूएम का मौक़िफ़ है, एमक्यूएम तो मतलब जाहिर है वो करेगी, लेकिन देखो जो नासूबात में, जो नए नासूबात के अंदर जो वाकया हुआ था, वो पख्तून का वाकया था। वो पख्तून खुद एहतजाज कर रहे थे डंपर माफिया के खिलाफ। मैंने तो जाहिर है कि तमाम विक्टिम्स की आवाज बनकर मैंने कोशिश की है कि मैं जो हुकूमत सरपरस्ती कर रही है डंपर माफिया की, मैं उसको एक्सपोज करूं। मैंने पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया, जिसकी वजह से मैं झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया हूं। जी जनाब, आफाक अहमद साहब का भी बयान सुन लिया आपने। हमने इसी हवाले से मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब से भी बात की थी, और उनका भी ये कहना था कि ये किसी कम्युनिटी बेस को हम नहीं कर रहे, बल्कि हम माफिया और हुकूमत वर्सेस अवाम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कम्युनिटी नहीं है। अब अगर डंपर माफिया के खिलाफ बात करना ही महाजिर पठान फड्डा या झगड़े की वजह बन सकता है, तो फिर अगर एमक्यूएम पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, तो फिर उन्हें सबसे पहले गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पर बात करनी चाहिए। क्योंकि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब ने 1 महीने पहले कहा था कि डंपर को मैं रोकूंगा, मैं इनके आगे आकर रोकूंगा। याद है कि याद नहीं याद है? और उन्होंने यहां तक कहा था कि मेरा बस नहीं चलता कि इन कातिल डंपर्स के खिलाफ अगर मैं इस ओहदे पर नहीं होता तो न जाने क्या जबान इस्तेमाल करता और न जाने मैं क्या कुछ कर डालता। ये किसके बयान थे? किसी और के नहीं, एमक्यूएम के, जिसे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम का गवर्नर तस्वुर करते हैं, फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम का गवर्नर तस्वुर करते हैं, और गवर्नर साहब खुद ये कहते हैं कि मैं एमक्यूएम का हिस्सा हूं। अब ये बयान आया कहां से? जरा सुनिएगा, गौर से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये बयान जिन 2 हजरात की तरफ से आया, एक खातून और एक मर्द की तरफ से जहां ये बयान आया है, दर हकीकत ये दोनों का ताल्लुक पीएसपी के फैक्टर के साथ है। ये पीएसपी के फैक्टर के साथ है, वरना इस वक्त कराची शहर के अंदर चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत हो, जमात इस्लामी के कारकुनान हो, या तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हो, पाकिस्तान महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान हो, या किसी भी जमात, तहरीक लब्बैक के कारकुनान हो, किसी भी जमात से इनका ताल्लुक हो, वो तमाम के तमाम लोग कातिल डंपर्स के खिलाफ हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस शहर के बासी हों और आपको उनका दर्द ना हो। लेकिन अब इन्हें साजिश कैसे नजर आ रही है, ये बड़ा सवाल है, और इसके लिए हमने राब्ता करना पड़ेगा कामरान खान टेसोरी साहब से। हम उस गवर्नर से जरूर पूछेंगे कि जनाब ये तो कह रहे हैं कि ये कोई महाजिर पठान झगड़े की कोशिश आप कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है? इस हवाले से हम उनसे राब्ता जरूर कर आपको अगले प्रोग्राम के अंदर इस हवाले से पूरी डिटेल से आगाह करेंगे कि जनाब ये हुआ है या नहीं हुआ। खैर, बात वहीं की वहीं रह गई। तो आफाक अहमद साहब का जब ये मुकदमा सुना जा रहा था, उन्होंने कहा कि हमें रिमांड चाहिए। बात वहीं से दोबारा से घूम कर ला रहा हूं और वहीं पर बात समझा रहा हूं। बहुत सारी बातें दरमियान में मैंने कह दी है, बंद लफ्जों में, बहुत सारे इशारे, मैंने बहुत सारी खबरें आपको दे दी है। आप उन सब खबरों को समझिएगा, सोचिएगा और देखिएगा। अब वहां पर यह कहा जाता है कि रिमांड दे दें, वो रिमांड जज साहब नहीं देते, और जज साहब गुस्से में
आकर कहते हैं कि जनाब जेल कस्टडी हो जाए। उसके बाद आफाक अहमद साहब को करीबन 1.5 घंटे तक रोका जाता है। एक बड़ा अहम नुक्ता है। इसके साथ ही आफाक अहमद साहब के साथ करीबन 11 लोगों को मजीद गिरफ्तार किया गया है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, आप उन लोगों को जाकर देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो आपको लगेंगे ही नहीं कि ये कोई ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्द हों या इनके पास दहशतगर्दी की चीज़ें हों। लिबास वज़ाकता से इंतहाई मुफलिस गरीबों को पकड़कर बाकायदा वहाँ मैंने खातून को रोते हुए देखा। वो कह रही थी मेरा शौहर तो हाथ में टिफ़िन लेकर जा रहा था, काम पर जा रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? एक शख्स को मैंने देखा, उसने आकर, वो यकीन मानिए वो मेरे पास होने लगा और उसने कहा कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारा ताल्लुक तो महाजिर कौमी मूवमेंट से है ही नहीं, हम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुन हैं। बाखुदा मुझे ये कहा। मुझे अफसोस इस बात पर है कि पुलिस ने सिर्फ अपने गिनतियां पूरी करने के लिए गरीब लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जनाब हम सब इस मामला, और एक बात तो है कि जनाब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब मुजरिम हर कोई कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन ये सूरत ऐसी नहीं थी। आप जाकर ज़रा देखिएगा, उसमें से बाकायदा मुझे उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो MQM पाकिस्तान के कारकुन रहे। उनके वर्सा ने मुझसे कहा कि इनका तो महाजिर कौमी मूवमेंट से ताल्लुक ही नहीं है, फिर इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस नंबर्स पूरे कर रही थी लाठी के इलाके से, जो उन्होंने किया, जो खौफ और हिरास करना चाह रही थी वो हुआ। सवाल वहीं आकर रुकता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इस वक्त आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन आप ज़रा सा माजी से उठाकर देखते हैं। आफाक अहमद साहब के गुज़िश्ता कई सालों से, सन 2002 के बाद से या 2001 से पहले से आफाक अहमद साहब के पाकिस्तान के कई अहम लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे और उसकी कई वजूहात हैं। याद होगा कि पिछले दिनों आफाक अहमद साहब ने ये बात कही थी कि मुझे कहा गया था कि मैं महाजिर कौमी मूवमेंट को ख़त्म कर दूं। मैंने बहुत दबाव लिया और इस हवाले से मुझे गिरफ़्तार भी किया गया था और उन्होंने कहा कि पूरी रात मुझे हिरासत में भी रखा गया था। ये तमाम के तमाम मामलात उसी सीरीज़ का हिस्सा है। इनका डंपर से ताल्लुक़ कम बनता है। मेरे कम बोलने को आप ज़्यादा समझिएगा और यही आज की खबर है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।